रविंद्रनाथ की धरती पर हमें यह संगोष्ठी करने का एक अवसर प्रदान किया। तो जब ये अवसर हमें मिला तो ऐसा नहीं है कि अकस्मात मिला। हमने इस संगोष्ठी की परिकल्पना करीब मार्च 5 या 6 महीने पहले हुई। हम ऐसे मौके तलाश रहे थे और ऐसी जगहों को ढूंढते रहते हैं, महाकवि जयशंकर प्रसाद ट्रस्ट, और यह ऐसे मौके ढूंढता रहता है कि कहाँ कहाँ पर हम अपने प्रसाद जी के कार्यक्रम को आयोजित करें, उनके व्यक्तित्व को निखारें और बताएं। क्योंकि प्रसाद जी पर कुछ कहना, कुछ बोलना केवल एकेडमिक तक सीमित न रहा, ये एकेडमिक से थोड़ा आगे निकल करके ये व्यक्तित्व निर्माण का एक माध्यम बने। यही इन संगोष्ठियों का उद्देश्य होता। संगोष्ठी की शुरुआत जब हो रही थी तो शिव वंदना से हुई, जो कि अपने आप में एक ऐसी ऊंचाइयां लिए हुई थी। शायद यहाँ पर बैठे हुए हैं बच्चे लोग जिन्होंने शिव स्तुति प्रस्तुत करी थी, है यहाँ पर। मैं इन लोगों को एक टास्क और देना चाहता। ये जो शिव स्तुति हुई है, इसी की धुन पर प्रसाद जी का एक गीत है, हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारत। तो वह भी इसी तर्ज पर है कि दमट 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 ललाट पट्ट पाव के दमट 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 जल। तो इसी तर्ज पर ही हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो बिल्कुल इसी तरह, जो कि इनके गीतों में आप अगर जो छंदो विधान का पूरा जो छंदो विधान का बता है कि 16 मात्राएं, लघु दीर्घ छंदों में ये सारी चीजें होती है, वो सारा प्रसाद में उनके गीतों मुज्जी तरीके से जुड़ता। तो इस पर आप एक बार उसी तर्ज पर, उसी धुन पर एक बार गाइए, अब देखिए कितना आगे होता है। कई बार मैंने देखा है कि यूट्यूब पर एक बार इसको बनाया भी है। यूट्यूब पर एक वीडियो था जिन्होंने हिमाद्र तुंग श्रृंग का गीत को जो अलग ही स्वर में सुनाया था। तो इसको आप एक बार तैयार जरूर कीजिए। तो संगोष्ठी की परिकल्पना उद्देश्य यही है कि हम इन 1.5-2 दिनों में प्रसाद के बारे में चर्चा करें और कुछ ऐसी चीजें जाने या निकाल करते लाए, क्योंकि प्रसाद जी में नया क्या निकालेंगे, भी इतनी सारी बातें हो चुकी है, इतना ज्यादा पढ़ा जा चुका है। लेकिन उन्हें स्मरण करना अपने आप में ही एक ऐसी अनुभूति होती है कि हाँ, ये चीज इसमें हम और जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमें नई चीजें पता लग। तो यही संगोष्ठी का उद्देश्य है। और मैं अपने आप है बहुत ही सौभाग्य इसलिए है क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी और प्रसाद जी, ये ही दोनों ही बहुत बड़े घराने के थे। मतलब इनके पूर्वज बहुत बड़े ये करिए धनाढ्य व्यक्तियों में से थे। तो प्रसाद जी के साथ भी यही था कि उनके भी पूर्वजों की बहुत सारी संपत्ति उनके पास भी थी। तो क्या विपरीत परिस्थितियां थी। एक बार कुछ ऐसा ही हुआ था कि रविन्द्रनाथ जी काशी आए हुए थे। तो प्रसाद जी का जैसा कि व्यक्तित्व था, वो कहीं किसी संगोष्ठी में किसी से मिलने के लिए या किसी समारोह में कहीं आना जाना वो पसंद नहीं करते थे। उन्हें कई बार बुलाया भी जाता था तो उनके पास ऐसे बहाने हुआ करते थे, ऐसे टाला जाता था। कई बार उनको उनसे भूमिका लिखने के लिए लोग जाते थे या बुलाया जाता था, तो लोग, क्योंकि उनका व्यवसाय इतना बड़ा था, वो संगोष्ठी वगैरह में जाना पसंद नहीं करते थे या बचाई करते थे कि तेज जाना ना पड़े, कहीं कुछ ऐसा ना करना पड़े। लेकिन जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी काशी आए, तब जैसे उन्हें पता लगा तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलने गए। रविन्द्रनाथ जी से वहाँ मिलने गए और रविन्द्रनाथ जी उस समय उनके एक सखा थे जिनके साथ वो मिलते हैं। और इनके साथ वहीं पर एक, मुझे जहाँ पर याद है, वही एक भेंट टैगोर और प्रसाद जी की है।
इसके अलावा संस्मरणों में तो मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई एक हो, लेकिन हाँ, साहित्य दोनों का ही इतना ही ज़्यादा मर्मज्ञ था, क्योंकि गीतांजलि और रामायणी को साथ रखकर अगर देखा जाए, तो दोनों ही अपने आप में अलग ऊँचाइयाँ छूती हैं। मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ कि जब देश आज़ाद हो गया, तो नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री थे और दिनकर जी उस समय राज्यसभा के सदस्य को। दिनकर जी ने उस समय यूनेस्को से एक आमंत्रण भेजा गया सारे कई देशों को कि अपने देश की जो अच्छी कविताएं हैं, अच्छी रचनाएं हैं, उनको हमें हमें भेजिए, अंतर शेयर कीजिए। तो यूनेस्को से जब ऐसा पत्र प्राप्त हुआ, तो दिनकर जी और नेहरू जी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि तेरे पर चर्चा कर रहे थे कि कौन सी कृति ऐसी है जिसको भारत की प्रतिनिधि कृति बना करके, क्या उसकी रचना बना करके उसको यूनेस्को में भेज डाला। बड़फन देखिए, दिनकर जी उस वक्त थे, तो दिनकर जी ने अपनी किसी रचना का नाम ना लेते हुए उन्होंने एक ही वाक्य बोला कि कामायनी को भी। तो उस वक्त कामायनी यूनेस्को में गई और यूनेस्को में उसको एक उत्कृष्ट युग की सर्वश्रेष्ठ रचना के रूप में उसको चुनने चुकाया। तो जयशंकर प्रसाद पर जब हम बात करते हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे देशभक्ति। अगर अभी सर बीस वक्तव्य में बहुत सारी बातें कर रहे थे, देशभक्ति की बात कर रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब चंद्रशेखर आजाद जी अंग्रेजों से भाग रहे थे, तो प्रसाद जी ने उनको अपनी धर्म की शरण लिखी रहने के लिए। और सारे लोग यही कह रहे थे कि अगर आपने अंग्रेजों के खिलाफ गए, उनको अपने घर में शरण दी, तो अंग्रेज नाराज हो सकते हैं, आपके मुंह तगमा चबा सकते हैं, या बहुत सी चीजें हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें हुई, तो उन्होंने इसके परवाह न करते हुए बताया। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। एक और संस्पर्धा की संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में तिरंगा झंडा फहराने की बात थी। उसमें अंग्रेजों का शासन था, तो तिरंगा झंडा जो लोग फहरा रहे थे, वो लोग जाते थे प्रसाद जी को, क्योंकि प्रसाद जी प्रतिष्ठित परिवार के थे। उस वक्त उनका नाम था बनारस में, तो ऐसा हुआ कि प्रसाद जी को बुलाया जाए झंडारोहण को। तो प्रसाद जी ने बहुत सोचा, जब उनके पास आमंत्रण आया तो उन्होंने बोला, समय का ठीक सुबह 8 बजे झंडारोहण होगा और मैं आऊंगा, झंडारोहण करूंगा और चला था। प्रसाद जी गए, वहां झंडारोहण किया, ना किसी तरह का लाठीचार्ज हुआ, ना किसी तरह का कुछ हुआ। वहां पर देखते ही रह गए कि प्रसाद जी का ऐसा व्यक्तित्व था, क्योंकि जब वो कहीं मुतल जाया करते थे, तो ऐसा व्यक्तित्व था कि लोग अलग ही व्यक्तित्व में उनको देखा करते थे। अंग्रेजों ने उन्हें ज्वेलरी नियुक्त किया कि अनऑफ में सब मिला लेते हैं, तो ज्वेलरी इन्होंने स्वीकार नहीं की और एक पत्र लिख दिया कि मुझे अच्छे से सही से देख नहीं पाता, सही से सुन नहीं पाता, इसलिए मैं ज्वेलरी वाला आपका जो पद है उसको स्वीकार नहीं कर सकता। अंग्रेज अपने सब मिलाना चाह रहे थे प्रसाद जी को, तो उन्होंने उसको सीधे नकार दिया। तो ये छोटी छोटी बातों में परिकल्पना को इसे इसलिए रिक्रूट कर रहा हूँ कि ये सब बातें उठ करके आनी चाहिए। हमें एक साहित्य जो हम पढ़ रहे हैं, जो अकेडमी में हम पढ़ रहे हैं, अकेडमिक से बाहर निकल करके व्यक्तित्व निर्माण के रूप में, अकेडमिक में किताबों में जो है, लेकिन व्यक्तित्व निर्माण के लिए उनके व्यक्तित्व से भी भाग लेना लगी, व्यक्तित्व से भी लेना लगी। कार्य के वो थे कि मुख्य वाकर्ता को आज भी जिस तरह की बेर करते थे उस वक्त, बहुत भारी मोटा आपके समय लोग उसको उठा देता। तो उनका एक बहुत बड़ा मोटा मुद्गन हुआ करता था, अखाड़े में जाया करते थे। आप सोच सकते हैं कि प्रसाद जी जैसा रचनाकार, मानविक करुणा, संवेदना, इन सब से भरा हुआ व्यक्ति इतना बलशाली और इस तरह की चीजें भी करता होगा, कसरत करता होगा, वो सारी चीजें मर्मज्ञों ने करुणा के साथ साथ, संवेदना के साथ साथ उनके उनके अंदर बल भी इसमें जाता होगा। तो हर चीज के धनी थे, और साधना में शिव स्तुति, शिव मंदिर और इन सब में तो न समय कहते। तो संगोष्ठी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आज कल हम देखेंगे कि कैसे कैसे पहलुओं को हम निकाल करके लाते हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठे हैं जो हमें व्याकुलता पैदा कर। शिक्षण का सबसे बड़ा शिक्षण वही है जो छात्र के मन में किसी विषय को लेकर के व्याकुलता पैदा कर, उसको मजबूर कर दे सोचने के लिए कि इसके आगे और क्या हो सकता है या क्या था। वो सोचने के लिए, बूझने पर, उसको जानने के लिए उसके अंदर उथम पुथम महसूस हो जाए, उसके अंदर व्याकुलता है।
सारी चीज़ों के आंसर अगर अपफ्रंट मिल गए, तब तो रिसर्च का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो व्याकुलता पैदा होना बहुत ज़रूरी है। यही इस संगोष्ठी का उद्देश्य है और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे-जैसे संगोष्ठी, जैसा कि मैंने अभी बोला, जैसे-जैसे संगोष्ठी आगे चलेगी और हम इस सब बिंदुओं पर, इस सब पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और हम ये चाहेंगे कि ये एक तरफ़ा संवाद ना हो, कि विद्वान शिक्षकगण, आचार्यगण यहाँ से बोले और आप सिर्फ सुने। आपकी तरफ से भी कुछ न कुछ आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा समय तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, 50-50 व्याकुलताएँ अगर आपकी हैं, तो आप पूछ लो, पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो बाद में जो भी विद्वान हैं, जो भी सत्य हैं, उनके सत्य के बाद उनसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, मिल सकते हैं। ये मौका है, क्योंकि बहुत दूर-दूर से आए हुए हैं और आपको जानने का मौका, इनको सुनने का मौका तो मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ पूछना चाहें तो ऐसे मौके नहीं मिलेंगे कि वो वहाँ से फिर आपको आएँ या यहाँ पर सेंड के, या तो फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू ही आप पूछ सकते हैं। अभी तो वो सामने है। और अगर आप कभी भी फिर भी चाहें कि वो अलग-अलग जगहों से आए हुए जो आचार्यगण हैं, उनसे हमें कुछ और जानना चाहिए, कुछ और मिलना चाहिए, उनके साथ सेल्फी लेनी चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए, तो ये मौका बहुत अच्छा है और इस मौके का आपको पूरा-पूरा फ़ायदा उठाना है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा संगोष्ठी आगे बढ़े और यहीं परिकल्पना है संगोष्ठी की। और जैसा कि शुरुआत हुआ है, हर हर महादेव, और आगे का आप अपना संगोष्ठी को आगे आगे बढ़ाइए। बहुत-बहुत जय है। साधु, साधु, साधु। बहुत धन्यवाद सर। आपने विस्तार से संगोष्ठी की परिकल्पना हमारे सामने प्रस्तुत किया। आपने यह